जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चंद्रचूड़ घोष की मेरी नई किताब अवेलेबल हो गई है अमेज़न पे, गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस, जो कि हमने नेताजी के बारे में, उनके मृत्यु के प्रकरण के बारे में लिखी और हम लोगों ने उसमें कंक्लूड किया कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। उसमें जो हमने, जो आप कह सकते हैं कि एक फोकल बिंदु बनाया है, या जिस चीज़ को हम लोगों ने बहुत तरीके से हाईलाइट करके समझा है, वो ये है कि साहब जो हम इस थ्योरी के खिलाफ में जो सबसे बड़ा सबूत माना जाता है अब तक का, कि साहब इस सबूत के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि वो नेताजी नहीं थे, और वो था कि एक डीएनए टेस्ट कुछ हुए थे मुखर्जी आयोग के कहने पर। इनके कुछ दांत कहा जाता है मिले थे वहाँ पे, गुमनामी बाबा के जो कथित दांत थे वो मिले थे वहाँ पे फैज़ाबाद में, अयोध्या में, और उनके बेसिस पे उनका डीएनए टेस्ट हुआ था। और उनसे मालूम चला कि जब उनका डीएनए का मिलान हुआ नेताजी की फैमिली के लोगों के साथ में, उनके खून के सैंपल के साथ में, तो वो मैच नहीं किया। तो जब कभी भी ये डीएनए इस नेताजी और गुमनामी बाबा के बारे में कोई बातचीत आती है और ये दावा किया जाता है कि वही सुभाष बोस थे, तो जो लोग इस बात को नहीं मानते और या नहीं मानना चाहते, वो यही बात को रिपीट करते हैं कि साहब वो तो डीएनए टेस्ट तो मिला नहीं, तो वो नेताजी नहीं थे। तो अब हम हमारी किताब में हमने इसके पूरे का भंडाफोड़ कर दिया है। हमने आपको सारे एविडेंस दिखा दिए कि कैसे ये पॉसिबल नहीं है, और ये रिपोर्ट जो थी ठीक नहीं थी। उसी कड़ी के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत रेलेवेंट चीज़ ये है कि हमने ये रिपोर्टें डिस्कस की, दिखाई हमने। एक बहुत बड़े हमारे देश के डीएनए एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, बीएचयू में कार्यरत हैं, और ज्ञानेश्वर चौबे जी ने, क्योंकि मामला पब्लिक इंटरेस्ट में है, हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने उस पूरे रिपोर्ट की उन्होंने स्टडी करी, एनालिसिस किया, जिसमें उनके साथ में प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव जी भी जुड़े, जो इंदौर में है, और मध्य प्रदेश सरकार के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो डीएनए का जो फिंगरप्रिंटिंग का डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी वो कार्यरत हैं। तो इन दोनों प्रोफेसर्स ने, और उन्होंने उसको पूरी रिपोर्टों को ढंग से देखा, और उन्होंने हमको एक लिखित में एनालिसिस बना के दिया, जो हम लोगों ने, जिसमें से कुछ पोर्शन हमने किताब में डाले हैं। आने वाले समय पे हम पूरा का पूरा एनालिसिस पब्लिक में को दिखा देंगे, ताकि पब्लिक खुद देखे कि उसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मोटी मोटी बातें हम लोग अभी लाइव स्ट्रीम किए थे थोड़े दिन पहले, और तो प्रोफेसर चौबे ने हमको ज्वाइन किया, चंद्रचूड़ को, मेरे को, और उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उन्होंने ये समझाया, ये बहुत पेचीदा मामला है, और डीएनए साइंटिफिक है, बड़े अजीब से शब्द आते हैं, मुझसे तो शब्द बोले भी नहीं जाते कई बार, वो तो बहुत साइंटिफिक चीज़ होती है। लेकिन नहीं, हाँ, उन्होंने बहुत प्लेन भाषा में, सिंपल भाषा में, उन्होंने साधारण भाषा में उन्होंने बताया है कि उनका एनालिसिस के हिसाब से इन दोनों रिपोर्टों पे हम विश्वास शायद नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी उसमें खामियां नज़र आ रही हैं, गलती नज़र आ रही हैं, और भी बहुत से कारण हैं, जिससे मतलब जो अगर आप पूरे केस को देखेंगे, जिससे ये साबित होता है, जो मेरा डिडक्शन है, चंद्रचूड़ का डिडक्शन है, कि इनमें धांधलेबाजी हुई थी। सरकार ने धांधलेबाजी इसलिए करवाई थी कि सरकार को मालूम है कि वही नेताजी थे, लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये पूरी केस को नहीं खोला जा सकता। वो कारण क्या है वो आप हमारी किताबें पढ़िए। लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि ये जिनने, हाँ, आप लोगों ने अगर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखा था, आप उस लाइव स्ट्रीमिंग का ये इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखिए, जहाँ पे प्रोफेसर चौबे आपको बता रहे हैं हमारे डिस्कशन में कि कैसे वो रिपोर्टों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक के बाद एक। और जिन लोगों ने अगर देखा भी है, वो भी मैं चाहता हूँ कि इसको देखें, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस सेक्शन को देखें। और ये बहुत अच्छी डिबेट है और डिस्कशन हो रही है इस पर, डीएनए पे। आने वाले समय पे हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोफेसर श्रीवास्तव जी को भी लेकर आएँ, और भी मैंने एक और एक्सपर्ट से बात की है कलकत्ता में, तो शायद हम लोग आने वाले टाइम पे 2-4 और एक्सपर्ट्स को लेकर के उनसे भी बातचीत करेंगे, ताकि पूरी देश की जनता को मालूम चले कि साइंस के नाम पे, डीएनए टेस्टिंग के नाम पे क्या धांधलेबाजी हुई थी, और कैसे इन लोगों ने पूरे केस को, सरकार ने पलटा कर दिया। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कारण जानना है कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्या कारण है, हमारी किताब अवेलेबल है अमेज़न पे, गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस। अभी फ़िलहाल अंग्रेजी में है, अभी भी निकली है, कोशिश करेंगे हम लोग इसको हिंदी में निकालें और भाषा में निकालें। लेकिन फ़िलहाल आप ये अपना ज़रा उस हमारे लाइव स्ट्रीमिंग का ज़रा हिस्सा देखिए, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक एक करके रिपोर्ट लेते हैं। पहले हम आते हैं सीडीएफडी हैदराबाद की रिपोर्ट, जो रिपोर्ट इनकंक्लूसिव थी। तो इसमें जो 7 सैंपल्स भेजे गए थे, उनमें से 2 को ही टेस्ट किया, और 2 में से 1 में इन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि वो नहीं मिला है, पल्प, ज्यादा पल्प नहीं था उसके अंदर, डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। जी देखिए, पहली चीज कि अगर हम किसी लैब में काम कर रहे हैं तो ये एथिक्स कहता है, या हमारी बेसिक ट्रेनिंग बोलती है, कि अगर हमको एनफ अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं मिल रहा है एक टूथ से, तो वी शुड यूज द अवेलेबल मटेरियल। और यहाँ इस केस में 7 टीथ अवेलेबल थे, तो क्यों और भी तो यूज कर सकते थे ये लोग, 5 भी यूज कर सकते थे, 4 भी यूज कर सकते थे, क्यों 2 ही यूज किए, और 2 को बहुत कम अमाउंट ऑफ डीएनए
लेकर के उसको एम्पलीफाई करना, फिर उस रिजल्ट को पब्लिक करना, मेरे समझ में नहीं आया ये बात। अनुज, मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसको आप अलाउ करो। हाँ, ये आपके कंक्लूजन है उस रिपोर्ट का। तो ये थोड़ा आप सिंपल टर्म्स में समझा पाएंगे प्रोफेसर? इन्होंने लिखा है कि दो जो टीथ था उसमें से एक में से डीएनए निकाल पाए ये लोग, और जो फिंगरप्रिंट का प्रोफाइल था वो भी पार्शियल ही हुआ। जो 9 लोकस थे जिनको टेस्ट किया गया था उसमें से केवल 3 ही एम्पलीफाई हुए, और 3 एम्पलीफिकेशन, क्योंकि ये 9 लोकस में से आउट ऑफ 9, जब तक 9 का रिजल्ट नहीं आता कोई भी टेस्ट कंक्लूसिव नहीं होता, तो इसीलिए इन लोगों ने लिखा कि बेस्ड ऑन ओनली 3 नो ओपिनियन कैन बी फॉर्म्ड। तो यहाँ जो है, अगर इनको एक से डीएनए नहीं निकला, एक टूथ से निकला, तो उसके अलावा भी तो उनके पास और भी टूथ तो अवेलेबल थे, उनको वो लोग यूज कर सकते थे। और सारे टीथ को एक साथ पुल करके पूरे डीएनए को जनरली यूज किया जाता है, न कि हर एक टूथ का अलग अलग डीएनए यूज किया जाता है, अगर वो सेम पर्सन से आ रहा है तो। ये है ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट का जो प्रूफ दैट दिस इज एन एग्जिबिट, अ प्रॉपर एग्जिबिट। तो ये आपने जो एनालिसिस किया सीडीएफडी रिपोर्ट का, ये जो टेबल है एंड ऑल, ये तो हमारी समझ के बाहर है, हम जो सुन रहे हैं उनके भी समझ के बाहर होगा। तो आप थोड़ा अपना एनालिसिस थोड़ा इजी टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में समझाइए। राइट, कैन वी शेयर माय स्क्रीन? यस। सर स्क्रीन पॉसिबल है? हाँ, आपका हट गया। ये दिख रहा है क्या? अभी मैंने ऑन कर दिया, आ गया, दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसमें ये देखिए सीरियल नंबर है, उसके साथ सैंपल है, शायद मेरा कर्सर भी आप लोगों को दिख रहा होगा। बिल्कुल। और ये नंबर्स हैं, ये क्या होता है कि ये ऑटोसोमल लोसाई हैं, जो कि हाफ हमारे फादर से आते हैं, हाफ हमारे मदर से। तो जो हमारे अननोन सैंपल हैं उसका एक लोसाई जो है, जैसे यहाँ 14-18 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 14 हमारा एक पेरेंट से मिलना चाहिए, 18 हमारा दूसरे पेरेंट से मैच करना चाहिए। ऐसे ही ये सारे 9 लोसाई जो है, वो 9 लोसाई का किट था जिसको कि इस लैब ने एम्पलीफाई किया। और एम्लोजेनिन जो है वो सेक्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि पर्सन XX है कि XY है, मतलब जो अननोन सैंपल है वो फीमेल का सैंपल है कि वो मेल का सैंपल है। तो इस केस में जो कि टीथ 1 से तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप अगर टीथ 2 को देखें तो टीथ 2 में इनका एम्लोजेनिन एम्पलीफाई हो गया है। एम्लोजेनिन मार्कर है जो कि सेक्स मार्कर है, जो कि ये बताता है कि पर्सन XX है कि XY है। इस केस में ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो अननोन पर्सन है उसका जो टीथ नंबर 2 है वो XY है, मतलब ये एक मेल का सैंपल है। उसके बाद जो और भी तीनों मेल के सैंपल लिए गए थे, एक मैटरनल साइड से थे और 2 पैटर्नल साइड से थे। अब इस केस में आप ये देख रहे हैं कि जो उन लोगों ने लिखा है कि 3 लोसाई एम्पलीफाई हुआ, जबकि टेबल में हम देखें तो 3 लोसाई नहीं 4 लोसाई एम्पलीफाई हुए। अब उन 4 लोसाई में अब अगर आप देखें कि कौन सा एक साइड में मैच कर रहा है, कौन सा दूसरे साइड में मैच कर रहा है, तो इसका अगर हम इस लोसाई की बात करें 16 और 17, 16 पे क्वेश्चन मार्क है, शायद उसमें लोअर इंटेंसिटी का वो था, पीक था, इस वजह से उस पर क्वेश्चन मार्क है। बट स्टिल अगर आप देखें तो ये लोसाई एक मैटरनल साइड पे मैच कर रही है, 17 लोसाई पैटर्नल साइड पे मैच कर रही है। और एकदम क्लियर है यहाँ कि जो VWA करके मार्कर है, मतलब हमारा उस जो सबके डीएनए में प्रेजेंट होता है ये मार्कर का 1 लोसाई जो है वो मैटरनल साइड से मैच कर रहा है, दूसरा लोसाई पैटर्नल साइड से मैच कर रहा है। अगर हम ब्लाइंडली खाली इस लोसाई को देखें तो ये परफेक्ट मैच बता रहा है
कि हमारे टीथ का सैंपल मैटरनली और पैटर्नली एसोसिएटेड है हमारे टीथ सैंपल। का सैंपल मतलब गुमनामी बाबा का नेताजी की फैमिली के मेंबर्स का जो ब्लड सैंपल है उससे मैच कर रहा है। करेक्ट, एक एक लोसाई के साथ। दूसरा लोसाई की बात अगर हम करें तो दूसरे में जो टीथ 2 और टीथ 2 का जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो एक में 11 नंबर है, दूसरे में 12 नंबर। अब आप देखें कि 11 नंबर जो है वो दोनों पैटर्नल साइड से भी मैच कर रहा है, उसके अलावा 11 नंबर एक मैटरनल साइड से भी मैच कर रहा है, और 12 नंबर भी जो है वो एक पैटर्नल साइड से मैच कर रहा है। तो यहाँ भी वही केस है कि यहाँ भी डीएनए मैच दिखा रहा है मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड के साथ। इसमें ट्राई एलीलिक पैटर्न समहाउ दिख रहा है, जो कि या तो एरर होगा, जिसको कि हम लोग फैंटम म्यूटेशन भी बोलते हैं, कि जिस सैंपल में लेस डीएनए होता है उसमें कभी कभी इस तरीके का म्यूटेशन दिखता है जो कि रियलिटी में म्यूटेशन नहीं होता, तो उसको फिर से एक फ्रेश टीथ के साथ एम्पलीफाई किया जाता है, जो कि यहाँ नहीं किया गया है। बट स्टिल इस केस में भी आप देखें तो जो रेड कलर शो किया गया है 10 लोसाई मैच कर रहा है, 13 लोसाई भी मैच कर रहा है, और इवन 15 लोसाई भी एक पैटर्नल साइड से मैच कर रहा है। तो यहाँ भी जो है वो परफेक्ट मैचिंग दिख रही है। उसके अलावा मैटरनल साइड में यहाँ ट्राई एलीलिक पैटर्न 15, 16, 17 मिल रहा है, तीनों साइड से एक ही मिल रहा है। और फिर आप इसमें देखें कि 15, 16 और 15, 16 तीनों सैंपल के साथ जो भी यूज किए गए हैं उनके साथ मैच कर रहे हैं। तो जो ये मिसिंग लोसाई है, वो मिसिंग लोसाई अगर यहाँ बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर सकते थे, कि अगर ये इनका डेटा अवेलेबल होता और 3, 4, 5, 6, 7 भी इन लोगों के पास अवेलेबल था, अगर उससे ये लोग डीएनए निकालने का कोशिश किए होते और इन लोसाई को या इन मार्कर्स को एम्पलीफाई करने का कोशिश किए होते, तो मोस्ट लाइकली ये केस यहीं पे सॉल्व हो गया होता। बट अनफॉर्चुनेटली ये मिसिंग है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते उसके बेसिस। तो आपने जो समझाया, इन्होंने डाटा सप्लाई नहीं किया पूरा, इसका मतलब जी तो अब ये नहीं बोल सकते, या हो सकता है कि इतना ही एम्पलीफाई हुआ हो। नहीं, पर जितना भी आपने दिखाया, जितना भी आपने समझाया, उससे ये पता चलता है कि दो चीजें यहाँ पे मिसलीडिंग है जो सीडीएफडी का रिपोर्ट है। वो ये है कि पहले तो के रिपोर्ट में लिखा है सिर्फ 3 लोसाई हमने आइडेंटिफाई कर पाए, एम्पलीफाई कर पाए हैं, जबकि इन रियलिटी 4 लोसाई एम्पलीफाई कर पाए हैं। करेक्ट, एक के साथ क्वेश्चन मार्क है, मुझे लगता है इसलिए उन्होंने उसको नहीं काउंट किया है। 16 में के बाद देखिए वहां क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो मे भी उसके अगर ऐसा है तो एक्सप्लेन करना चाहिए था, रिपोर्ट में डिटेल में लिखना चाहिए था कि ये ऐसा रीजन है, ये है, वो है। जी, इन रियलिटी लिखा जाता है, क्योंकि रिपोर्ट में यूजुअली पीपल राइट व्हेन दे मेक द रिपोर्ट एंड दिस काइंड ऑफ हैव बीन रिटन कि एटलीस्ट one loci is not clear but another copy, the 16 one, is clear in VWA, which has not been mentioned. और रिपोर्ट में कहीं लिखा है कि इन्होंने बाकी दांत क्यों नहीं यूज किए? नहीं जी, नहीं मेंशन किया कि दांत क्यों यूज नहीं किए। इनके पास 5 दांत थे इनके पास, और तो उन्होंने यूज नहीं किया। नहीं किया। पर इसमें अब लेट मी कंप्लीट द सेकंड पॉइंट यहाँ पे, व्हिच इज द मोस्ट क्रिटिकल। जो 3 लोसाई अगर मान लेते हैं कि 3 ही कर पाए हैं, जबकि आप 4 की डेटा क्लियरली दिखा पा रहे हैं, तो जहां पे ये एम्पलीफिकेशन पॉसिबल हुआ है 4 आउट ऑफ 9, वहां पे मैच हो रहा है फिर बोथ पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड, पिताजी के साइड पे और माताजी के साइड पे, दोनों के साइड में ही एक्चुअली हमें मैच मिल रहा है गुमनामी बाबा से। तो ये दिस इज एनफ रीजन के इसको इनकंक्लूसिव बोल के छोड़ने के बजाय बाकी दांत का भी डीएनए एक्सट्रैक्ट करके और रोबस्ट टेस्टिंग कराया जाना चाहिए था, पर उन्होंने किया नहीं है जी। सो दैट रेजेस अ बिग क्वेश्चन मार्क कि इसका कितना क्रेडिबिलिटी है इस रिपोर्ट का। जी, am I right? करेक्ट। कॉमन सेंस है कि अगर हमने एक दांत, 2 दांत उसके गुमनामी बाबा के निकाले और उसको हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट किया इन्फॉर्मेशन, और उसमें जो डीएनए निकाला करके हम उसमें से पूरा नहीं निकाल पाए, लेकिन जितना निकला वो नेताजी की फैमिली से मैच कर रहा है पूरा का पूरा, जितना भी निकला।
तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। फिर मैं बोलूंगा यार अगर इतना मैच कर रहा है तो बाकी के दाम भी यूज कर लेते हैं। ये तो बड़ी बड़ी जबरदस्त खबर है। एक बड़ा क्लू था लैब के लिए, एंड लैब शुड हैव यूज्ड देयर फुल पावर टू एक्सट्रैक्ट मोर डीएनए फ्रॉम द रिमेनिंग टूथ, and because they were very close to solve this problem, but I don't know what was the reason, and no idea. Let's come to the CFSL one, जो नेगेटिव है, जिसने कहा कि वो उनका मैच नहीं करता। हाँ, मैं इसका शेयर कर रहा हूं, इसका जो कंक्लूजन है। आखिरी पन्ने में दे जाइए। नहीं, ये रिजल्ट जहां पे दिखा रहे हैं, लास्ट पन्ने में होगा। नहीं, यहाँ है ना, मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ओरल हाइजीन, एजिंग, ये सिंगल मेल इंडिविजुअल मीडियम, लास्ट में वो उनके कश्यप जी के साइन के साथ में लास्ट पन्ने में ये होगा। नीचे इसको बड़ा कीजिए, सबसे लास्ट में इससे, हाँ ये वाला ऊपर, इसको बड़ा कीजिए, है इसको जरा बोर्ड बड़ा करो, हाँ ये वाला, दिस इज द आउटकम। The individual source of the teeth does not belong to either maternal or paternal lineage of Netaji Subhash Chandra Bose, therefore cannot be of Netaji Subhash Chandra Bose. That is the deduction made. That is the conclusion. Yes. देखिए इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि this lab was able to extract more DNA than the previous lab. So why they did not try the same thing which the first lab has done? अगर वो पॉसिबली जो लोसाई जो मिस हो रहे थे उनको अगर एम्पलीफाई कर लिए होते तो भी both of the lab collectively they could have made a statement that they together would be able to solve this problem. But फिर इन लोगों ने सीधा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम को स्टडी किया ये जानने के लिए कि उनकी पैटर्नल एंसेस्ट्री, मतलब उनके पैटर्नल साइड से मैच कराने के लिए, और उनकी मैटरनल एंसेस्ट्री उनके मैटरनल साइड से मैच कराने के लिए। लेकिन ये थोड़ा अनयूजुअल है। पहली चीज कि कोई भी फोरेंसिक लैब उसका डिफॉल्ट काम है, मतलब आंख बंद करके पहला काम ये होता है फोरेंसिक लैब का कि दे गो फॉर सेम टेस्ट विच हैज बीन डन बाय द CDFD, द फर्स्ट लैब। उसी तरीके का टेस्ट पहला कोई भी लैब करती है, वो टेस्ट इनकंक्लूसिव होता है। तो देन दे गो फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या वाई क्रोमोसोम, और तब और भी एडिशनल टेस्ट दे यूजुअली परफॉर्म। बट इस केस में इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली ये वाला टेस्ट कर दिया बिना ये जाने कि, और मुझे पता नहीं कि इस लैब के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि नहीं कि पहली वाली लैब ने कौन सा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है या कौन सा इंफॉर्मेशन किया है। नहीं, ये इंफॉर्मेशन नहीं था उनके पास। We do not know, but I mean obviously, लेकिन CDFD वाले हैदराबाद, बिकॉज ये तो एकदम पहली चीज गलत है। अगर ये इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं था तो उनको सेम इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहिए था। Why did they go for mitochondrial and Y chromosome? That is a bit unusual. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं, क्योंकि मैं मुखर्जी कमीशन को एज ए जर्नलिस्ट फॉलो कर रहा था, तो CDFD वाले इनको बीच में फोन करा करते थे, इनको, मुखर्जी कमीशन को। और ये मैं अपनी किताब में लिख चुका हूँ, पहले लिख चुका हूँ आज से बहुत साल पहले, कि CDFD हैदराबाद से फोन आया था कि डीएनए मैच कर गया, लेकिन बाद में रिपोर्ट आई तो उसमें ये इनकंक्लूसिव लिखा हुआ। तो CDFD वाज इन कॉन्टैक्ट विद द मुखर्जी कमीशन पीपल, तो फोन तो कर रहे थे वो लोग। तो आई एम अमेज्ड कि ये CFSL कैलकाटा को नहीं मालूम था कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो ये CFSL कलकत्ता में चौबे जी आप बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल और वाई क्रोमोसोम यूज किया है। जी जी, मतलब तो एक तरीके कि इंडिपेंडेंट टेस्ट यूज किया है जो पहली लैब ने किया। तो दूसरी लैब को पहले तो पहली लैब का जो रिजल्ट था उसको वैलिडेट करना था, और उसके बाद अपना जो भी उनको अपने मार्कर्स यूज करने थे, दे शुड हैव यूज्ड देयर ओन मार्कर्स व्हाटएवर, but first they should have tested what has been done by the lab 1. दोनों में फर्क मतलब कितना सिग्निफिकेंट है, दोनों मेथोडोलॉजीज में या दोनों लैब्स के मेथोडोलॉजीज में कितना? नहीं, जो पहली लैब का काम है वो कन्वेंशनल काम है। जो भी अननोन सैंपल का काम होता है, पहले
जो मार्कर्स यूज किए जाते हैं, द फर्स्ट लैब हैज डन द राइट थिंग, ओके, but the second lab should have performed the same thing what first lab has done, and then the second thing what they have done should have been performed. व्हाट हैव दे डन डिफरेंटली, मतलब अलग किस तरह से है ये सेकंड लैब? देखिए वही मैं बता रहा हूं, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, हाँ. उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो फर्स्ट लैब हैज डन 1 to 22 क्रोमोसोम्स, ठीक है, and second lab has done Y chromosome, the sex chromosome and mitochondria. So they have done entirely differently. मतलब उसने 1 to 22 को छुआ ही नहीं और नई चीज को पकड़ लिया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को उठा लिया और फिर उसके बाद वाई क्रोमोसोम को उठा लिया। इससे तो ये लगता है कि उसको मालूम है सीडीएफडी की रिपोर्ट के बारे में। दैट इज माय इंप्रेशन। इसका मतलब ये कि उनको मालूम था सीडीएफडी ने ये काम किया था, इसलिए उन्होंने उस चीज को टच नहीं किया। और उन्होंने उस रिपोर्ट में भी नहीं लिखा कि व्हाई डिड दे डू द माइटोकॉन्ड्रियल एंड वाई क्रोमोसोम, क्या तो रीजन ये था? जो difference है, याद होगा ये जो इसका जो डायरेक्टर था सीएफएसएल का, इसको मीडिया से बात करने की बड़ी अच्छी आदत थी। वो दुनिया जहान भर की बातें करता था कि हमारी लैबें इतनी जबरदस्त हैं कि वो अमेरिका की लैबों को टक्कर देती हैं ना। सारी रिपोर्टें अवेलेबल है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। बड़बोला किस्म का आदमी था ये। आजकल की बुक तो ये जो अलग अलग प्रोसीजर फॉलो किया है, इसमें रिजल्ट्स पे क्या असर आया है? हाउ द रिजल्ट्स इन्फ्लुएंस्ड? रिजल्ट्स दोनों वैसे भी कंसिस्टेंट होते हैं। कोई भी रिजल्ट आप चाहे उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए करिए, चाहे वाई क्रोमोसोम करिए, वो कहीं ना कहीं तो रिजल्ट जो एक पर्सन का अगर सैंपल है तो वो हमको एक ही सोर्स की तरफ ले जाएगा, क्योंकि एक पर्सन का दो पेरेंट्स नहीं हो सकते, एक ही पेरेंट्स होंगे। तो ऑटोसोम्स में भी यूजुअली दे मैच एंड इन सेक्स क्रोमोसोम दे आल्सो मैच। लेकिन यहाँ जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसमें अगर आप देखेंगे कि जो वाई क्रोमोसोम का टेस्टिंग दूसरी लैब ने किया है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का टेस्टिंग दूसरी लैब ने किया है, वो एकदम नहीं मैच कर रहा है, वो कुछ का कुछ है। और उसको चेक करने के लिए बिना इलेक्ट्रोफेरोग्राम के कोई भी चेक नहीं कर सकता। मतलब ये दूसरी लैब, मतलब सीएफएसएल का जो रिजल्ट्स आप बोल रहे हैं, वो सीडीएफडी के रिजल्ट के साथ भी मैच नहीं कर रहा है? जी नहीं कर रहा, जबकि वो होना चाहिए था, क्योंकि सैंपल एक ही इंसान का है। सैंपल एक ही इंसान का है। देखिए सीडीएफडी का रिजल्ट हम कंक्लूसिव नहीं बोल सकते। सीडीएफडी ने सही लिखा है कि इनकंक्लूसिव रिजल्ट है, लेकिन जितना रिजल्ट अवेलेबल है उस तरीके का जरा भी ट्रेस हमको सेकेंड रिपोर्ट में नहीं मिल रहा। दे आर नॉट कंपेरेबल। या दे आर नॉट कंपेरेबल, एग्जैक्टली। तो मतलब देन अगर आप एडजुडिकेटर होते, आपके पास ये दो अगर रिपोर्ट्स जमा होता, आप किस कंक्लूजन पे पहुंचते? कि हमको फ्रेश सैंपल दिया जाए और हम फिर इस पे काम करना चाहेंगे, यही है। इसके अलावा हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है। That means he rejects the तो सीएफएसएल का जो कैटेगोरिकल कंक्लूजन है कि मैच बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करते फिर? जी नहीं, एज अ साइंटिस्ट? जी जी जी। तो ये एक उसी सैंपल से इनको 40 to 50 ग्राम मिलीग्राम्स का पल्प मिल गया, जहां से उन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, और वहां पे सीडीएफडी को बिल्कुल मिला नहीं। हाउ डज इट साउंड क्रेडिबल एट ऑल? नहीं, ठीक है, क्योंकि हर लैब का अपना अलग प्रोटोकॉल होता है। दे यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए। और ये दोनों लैब में अगर देखा जाए तो ये दोनों लैब बहुत ही हाई क्लास की लैब्स हैं, एंड द पीपल हु आर वर्किंग देयर एट दैट टाइम, दे आर वेरी वेल नोन पीपल इन फोरेंसिक डीएनए साइंस। सो एटलीस्ट उन लोगों से इस तरीके की उम्मीद नहीं थी कि इतना कम अमाउंट का डीएनए निकलेगा या इस तरीके की एनोमली आएगी दोनों रिपोर्ट्स में।
तो आपने ये दोनों पेपर, दोनों रिपोर्ट स्टडी किया है, तो आपका कंक्लूजन, अपने लीनिएज के बारे में भी कुछ बताया है कि इनका एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे, ये आपको देखने को मिला है? सेंट्रल इंडिया या ईस्टर्न इंडिया का क्या माइग्रेशन पैटर्न हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लेकिन उसके पहले हम लोग ये सीडीएफडी का भी, सॉरी, सीएफएसएल का रिपोर्ट भी एक बार देख ले क्या, जो वाइट क्रोमोसोम डीएनए का है। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ जी, थोड़ा सा फैंटम म्यूटेशन के बारे में बताना। आपने बहुत जगह अपनी रिपोर्ट में फैंटम म्यूटेशंस की बात की, मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। जी जी। आ गया, दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। अब देखें, यहाँ इन लोगों ने कुल मिला करके 1 2 3 4 5, इसका मतलब जो रिमेनिंग टोटल 7 हमारे पास टीथ थे और रिमेनिंग 5 को इन लोगों ने खत्म कर दिया, और जो 2 टीथ थे वो पहली लैब ने खत्म कर दिया। तो अभी कोई 7 आउट ऑफ 7 कोई टीथ अवेलेबल नहीं है, कोई टूथ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें अगर आप, दो चीजें आपको दिखेंगी, HVS1 लिखा हुआ है, HVS2 लिखा हुआ है, फिर कुछ DYS करके लिखा हुआ है। तो पहले DYS को भूल जाइए, पहले HVS1 और HVS2 को देखिए। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ग्रे कलर में जो हाईलाइट हो गया, इस पे ध्यान देते हैं। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है हाइपर वेरिएबल सेगमेंट करके एक रीजन पाया जाता है, तो हाइपर वेरिएबल सेगमेंट 1 और hyper variable segment 2. So this lab has amplified this region out of mitochondrial DNA obtained from 2 teeth and 3 maternal relatives of नेताजी। तो अब आप HVS1 पे ध्यान दें। इनको जो टीथ में म्यूटेशन मिला है वो 16,223 करके है और 16,254 करके मिला है। दूसरे में 16,223 है, 16,254 है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जो म्यूटेशंस के पैटर्न है, उन म्यूटेशन के पैटर्न पे बहुत सारे ग्रुप को बनाया है। जैसे फला व्यक्ति ये म्यूटेशन का स्ट्रेच रखता है, तो ही विल बी क्लासिफाइड इनटू ए, अदर वन has this kind of stretch, he will be classified as B। तो पूरे वर्ल्ड के लोगों का डीएनए जो है वो उसने क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन। तो जो साउथ एशिया में, या अगर हम इंडिया और उसके एडजॉइनिंग रीजन्स की बात करें, तो 16,223 करके जो म्यूटेशन है, प्रीडोमिनेंटली मैक्सिमम नंबर ये 16,223 का जो म्यूटेशन आता है, वो ये शो करता है कि ये जो हेप्लोग्रुप M और N, अगर हम सारे लोग अफ्रीका से डराइव हुए हैं, तो जो नॉन अफ्रीकन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो 2 ही ग्रुप में डिवाइड होता है, M और N। अब M में भी बहुत सारे होंगे, M1, M2, M3, M4, M5 करके सो ऑन, M75 तक है। उसके बाद N में भी R है, U है, फिर वो भी कई U1, U2, U3 या R1, R2, R3 करके है, बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो वहां हमको समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 16,223 हो गया तो M और N में से हम M चुन सकते हैं बहुत इजीली। मैक्सिमम N में भी 16,223 म्यूटेशन पाया जाता है, लेकिन जो इंडियन सैंपल है उनमें मैक्सिमम में जो 16,223 पाया जाता है वो हेप्लोग्रुप M के साथ एसोसिएट होता है। तो जो एक प्रीमोलर टीथ और दूसरे कैनाइन टीथ से इन लोगों ने म्यूटेशन को एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें इन्होंने बताया है कि 16,223 और 16,254 म्यूटेशन ये टीथ जो है वो कैरी कर रहा है। अब अगर हम 16,254 म्यूटेशन देखें तो आउट ऑफ 25,000 वर्ल्ड के सैंपल्स में, तो पूरे वर्ल्ड के 25,000 सैंपल में केवल 4 सैंपल में ये म्यूटेशन पाया गया है। अभी तक 25,000 में से खाली 4 सैंपल में पाया गया है, और वो 4 सैंपल एक अफ्रीका का है, एक जो है
ईस्ट एशिया का है, एक ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये बहुत डाइवर्स है, मतलब ये इंडिया के सैंपल में ये म्यूटेशन बहुत ही अनलाइकली है, मतलब बहुत ही रेयर केस है अगर इंडिया के सैंपल में ये म्यूटेशन प्रेजेंट है तो। दूसरा चीज, मैटरनल, जो नेताजी के मैटरनल एंसेस्ट्री से रिलेटेड लोग थे, उनका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एम्प्लीफाई किया गया है, उसमें इन्होंने क्या किया है कि तीनों में कंसिस्टेंट रिजल्ट है। तीनों सैंपल में 16093, 16129, 16223 और 16342 का डिलीशन है। 16342 का डिलीशन भी बहुत रेयर है, पर हो सकता है कि ये फैमिली स्पेसिफिक हो। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, बट अगर आप 16093, 16129 और 16122 दिखाई है अनुज जी, तो इन म्यूटेशंस को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो इन म्यूटेशन को अगर हम कंसीडर करके एक स्ट्रक्चर देखें, तो ये हैप्लोग्रुप M5 जो कि बहुत वेल नोन इंडियन हैप्लोग्रुप है, और अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें इंडिया में, तो ये सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट होकर के फिर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में एक्सपैंड किया है। और ये पर्टिकुलर जो मोटिफ है, पर्टिकुलर जो 16093, 129 और 223 का है, ये अगर वेस्ट बंगाल में गया है या ईस्ट बंगाल में या उस रीजन में गया है, तो ये सेंट्रल इंडिया से ही गया हुआ है। तो ये क्लियर है कि मैटरनल एंसेस्ट्री जो ये इन 3 सैंपल्स की है, जो नेताजी से रिलेटेड लोग हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे वो सेंट्रल इंडिया से माइग्रेट करके उस इलाके में या उस रीजन में गए हुए हैं। अब जो 16254 का म्यूटेशन है, अगर हम इस लैब की बात करें, इस लैब ने 2005 में एक पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर को एक इंटरनेशनल टीम थी, जिसमें कि एक वेल नोन साइंटिस्ट हैं जर्मनी के, हंस जुर्गन बंडल्ट, उसके अलावा एक चाइनीज ग्रुप था। इन लोगों ने जब इस टीम के डेटा को एनालाइज किया था, 25 सैंपल्स, माइटोकॉन्ड्रियल सैंपल्स को इन्होंने सीक्वेंस करके पब्लिश किया था, तो उनको मिला कि ऑन एवरेज हर एक सैंपल में इन लोगों ने 2 म्यूटेशन जो है वो मिस किए या ऐड किए, जबकि इन रियलिटी दोस 2 म्यूटेशंस वेर आइदर एब्सेंट और वेर प्रेजेंट। तो या तो मिस किए या तो ऐड किए। तो इस वजह से जो इस टीम का डेटा था, और ध्यान दीजिए कि ये डेटा मॉडर्न डीएनए सैंपल्स पे निकाला गया था, जबकि वहां कोई टीथ या कोई इस तरीके का नहीं था, वो ब्लड सैंपल था। ब्लड सैंपल से बहुत इजीली जो है वो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको सीक्वेंस करना भी इजी है। तो इसलिए जो 16254 म्यूटेशन है, वो हो सकता है कि वो म्यूटेशन प्रेजेंट ही ना रहा हो उस सैंपल में, और उस म्यूटेशन को इन लोगों ने गलती से रिपोर्ट कर दिया है। मतलब रीडिंग ही अनरिलायबल है। हाँ, और बिना इलेक्ट्रोफेरोग्राम के इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। ये बिना इलेक्ट्रोफेरोग्राम भी कितनी रिपोर्ट, मतलब मैंने नेट पे सर्च मार के देखा था, इवन लोगों ने इलेक्ट्रोफेरोग्राम को नेट पे डाल रखा है। बिना इलेक्ट्रोफेरोग्राम की कितनी रिपोर्ट आपने जिंदगी में देखी? एक भी नहीं। ये वाली देखी है, ये इकलौती आपने ये CFSL कलकत्ता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है जी। ये तो दुनिया की पहली रिपोर्ट है। ये तो हमको इनाम मिलना चाहिए इस पे, तो कोई नोबेल प्राइज में डाल देना इनका। बिना इलेक्ट्रोफेरोग्राम की रिपोर्टें जनरेट कर रहे हैं, अल्ट्रा मॉडर्न साइंस। अच्छा, अब ये DYS करके 4 लोसाई को इन्होंने दिखाया है कि ये 4 लोसाई एम्पलीफाई हुई हैं। ये Y क्रोमोसोम की है, YSTRs की हैं। ये फीमेल्स में एम्पलीफाई नहीं होती है, खाली मेल्स में एम्पलीफाई होती हैं। तो उन्होंने 2 पैटर्नल एंसेस्ट्री से, नेताजी से रिलेटेड लोगों को लिया और फिर टीथ के सैंपल को एम्पलीफाई किया, और उन्होंने देखा कि इनके साथ क्या मैचिंग है। तो ये या तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड होती हैं या टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। जैसे 151 का अगर नंबर मान लीजिए 15 या 20 है, मतलब रिपीट्स है, नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड के बाद सेम न्यूक्लियोटाइड रिपीट होती है, तो उसी को हम लोग ट्राई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं या टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रिपीट बोलते हैं। तो यहाँ 151 मान लीजिए अगर 15 का है, तो 156 जो है अगर ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट है,
तो खाली 2 का डिफरेंस है, ठीक है। ये 151 और 156 में यहाँ आपको जो है 5 का रिपीट दिखेगा, लेकिन वो रियल रिपीट नहीं है, ये बेस पेयर्स है। और बेस पेयर्स जो है वो फोरेंसिक साइंस में नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। फोरेंसिक साइंस में नंबर ऑफ रिपीट्स जो है वो कंपेयर किए जाते हैं। तो ये जो टेबल है वो जानबूझ के इस तरीके का दिया गया है। और यहाँ 98 और 99 में अगर वो ट्राई या टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रिपीट है, तो मान लीजिए 98 को अगर हम 25 नंबर दे रहे हैं, तो 99 को भी 25 नंबर ही देंगे, क्योंकि एक बेस पेयर का डिफरेंस जो है वो रिपीट के नंबर को चेंज नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, इसको इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। और इसके बेसिस पे एटलीस्ट लिखना चाहिए था कि एक लोसाई तो यहाँ मैच कर रही है। यहाँ भी जो है ऑलमोस्ट 92 और 95, अगर ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रिपीट है तो यहाँ भी जो है वो 92 और 95 के बीच का डिफरेंस हम नहीं मेजर कर सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम है। आपने फैंटम म्यूटेशंस के बारे में हल्का सा और बताइए। आपने बोला कि इसमें काफी वो क्या सब जी फैंटम म्यूटेशन का वही बात है कि मान लीजिए कि I have given my sample for the analysis and some lab has added some additional mutation which is not present in my own sample. So this is like some unique unknown mutations usually comes out in known data which is in reality which is not present. तो अगर कोई एक म्यूटेशन अगर 129 का म्यूटेशन है, 133 का म्यूटेशन है, और उसमें अगर 130 का म्यूटेशन जो कि रियलिटी में म्यूटेशन नहीं है वो ऐड हो जाए तो उसको फैंटम म्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि वो इन रियलिटी नेचुरली वो प्रेजेंट नहीं है। क्या फैंटम म्यूटेशन लोग जानबूझ के भी डाल सकते हैं कि ये गलती से होता है? सिर्फ नहीं, जानबूझ के भी डाला जा सकता है। तो मतलब ये हुआ कि मुझे जहां तक समझ में आ रहा है दैट द CFSL इज सो रिलक्टेंट टू शेयर देयर इलेक्ट्रोफेरोग्राम, क्योंकि उनको भी पता है कि इतने सीवियर इनकंसिस्टेंसीज है उनके रिपोर्ट में, रीडिंग्स में। तो एक ट्रेन्ड जेनेटिसिस्ट, जेनेटिक साइंटिस्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट आसानी से पकड़ लेंगे कि क्या इनकंसिस्टेंसी है। तो उसको अवॉइड करने के चक्कर में वो लोग अपना इलेक्ट्रोफेरोग्राम पब्लिक नहीं कर रहे हैं। जब वो लोग करके बोलते हैं कि वो दे दिया गया होगा, ये वर्ड थे डायरेक्टर साहब के। फोन किया मीडिया वाले को, एक तो इतना सेंसिटिव केस था, तो इस केस में एटलीस्ट इसको प्रिजर्व करके रखना था, क्योंकि जनरली 5 साल 10 साल या 20 साल जो भी टाइम पीरियड होता होगा, अभी है, वो लोग बोल रहे के है इलेक्ट्रोफेरोग्राम तो है, एडमिट कर रहे के है। पहले मना करा था, आप कहते हैं पहले मना करा था, पर बाद में बोला कि है, पर वो देंगे नहीं, पब्लिक नहीं करेंगे उसको। इलेक्ट्रोफेरोग्राम्स को फिर से बनाया नहीं जा सकता, ये लोगों को बता दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफेरोग्राम्स उसी सेम टाइप का इलेक्ट्रोफेरोग्राम्स वन कैन जनरेट बट नॉट एट द सेम डेट, क्योंकि उसमें डेट टाइम सबका स्टैंप लगता है और वो चेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, वो तो हमने उन्हें कन्वे कर दिया ओपनली कि आप जब भी इलेक्ट्रोफेरोग्राम हमारे हाथ चढ़ेगा हम तो उसकी टेस्टिंग करवाएंगे फिर से, और जो हमने हैंडराइटिंग की करवाई थी वैसी उसके रिजल्ट हमें उम्मीद है वैसे ही आने वाले हैं। तो वो थियोरेटिकली आस्किंग प्रोफेसर चौबे, थियोरेटिकली अगर मैं जानना चाहूं ये कि ये जो रीडिंग है इसको बैक कैलकुलेट करके कोई आर्टिफिशियली इलेक्ट्रोफेरोग्राम बनाया जा सकता है? इम्पॉसिबल है। और तो वो रास्ता अगर कोई बनाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, वो बहुत बड़ी गलती करेगा। तो उनके पास एक ही रास्ता है कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम को ना दिखाएं। अगर हो तो दिखाएं, अच्छी बात है, क्योंकि फिर एक नए समस्या से हम लोग बच जाएंगे। अगर हम लोग गलत होंगे तो एडमिट कर लेंगे कि हम लोग गलत हैं। तो ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 20 साल से डंडोरा पीट रहे हैं कि ये डीएनए जो रिपोर्ट्स हैं ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है पूरे का, तो वो डिमांड करें कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम को जरा दिखाया जाए पब्लिक को। प्रोफेसर चौबे दिखा देंगे, क्यों भाई चंद्रचूड़? दिखा देंगे, अमेरिका में भी दिखा देंगे इनको, अगर विश्वास नहीं है भारतीय लोगों एक्सपर्ट पूरे दुनिया में करा देंगे।
अमेरिका में टेस्ट करवा अमेरिका देंगे, में करा देंगे, यूके में करा देंगे, ऑस्ट्रेलिया में करा देंगे। हमारे अमेरिका में एक बड़ा सरप्राइज ये भी है मुझे कि जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई तो फिर गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने जो है इसको किसी और इंडिपेंडेंट, जो इंडिया में उस समय डॉक्टर लालजी सिंह थे या कोई और भी बहुत बहुत सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, तो उनको दिखा करके एक बार वैलिडेट तो करना चाहिए था। वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा लॉ है, लीगल प्रैक्टिस जो है कि सरकारी लैब से जो रिपोर्ट आता है उसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, कि सरकारी लैब ने बोल दिया तो वो फाइनल वर्ड है। तो वो लीगल सिस्टम जो बना रखा है वही उसी का प्रॉब्लम है। चंद्रचूड़ वैसा नहीं कि कश्यप जी ने जो हमको बाद में रिपोर्ट दी है ना, अशोक कश्यप जी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने, जैसे हैंडराइटिंग की जब भी मतलब उसमें साफ है मेंशन कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट को हमेशा नहीं माना जाता, तो वो थोड़ा सा लैप, मेरा मानना है कि जस्टिस मुखर्जी किसी को भी इतनी नॉलेज थी, जस्टिस मुखर्जी भी एक्सपर्ट नहीं है डीएनए के, शायद किसी को ये बात समझ में नहीं आई थी। तो सारी कहानी खुलनी हुई कि जब से हमको ये पता लगा कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम वहां से उन्होंने गोल कर दिया, जो हमें अंदर से खबर लगी थी। तो बेसिकली वो सारा मिस्ट्री अनरेवल होना स्टार्ट हुआ उस पॉइंट से स्टार्ट हुआ कि किसी को समझ अच्छा, नहीं एक सवाल आ रहा है, बिफोर इट डिसअपियर्स आई वांट टू आस्क इट। प्रोफेसर चौबे, आपसे ये पूछना चाहता हूं, कोई पूछ रहे हैं, अनुज इसको हाईलाइट करो जरा। श्रीनिवास कुलकर्णी पूछ रहे हैं, व्हाट इफ डीएनए सीक्वेंसिंग चेंज ड्यूरिंग द पीसीआर टेस्ट? ये बहुत ये पॉसिबल है, बट इतना भी नहीं कि पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंसिंग ही चेंज हो जाए। वही जो डीएनए सीक्वेंसिंग जो चेंज होता है ना, उसको भी फैंटम म्यूटेशन ही ऐड करते हैं, बोलते हैं। बट इस केस में चांसेस बहुत लो हैं। वो दूसरे केसेस में होते हैं जबकि हमारा डीएनए बहुत डिग्रेडेड होता है, या डीएनए की जगह कोई और किसी मतलब कुछ भी उसमें बहुत सारी चीजें इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं तब। और कैन वी एक्सट्रैक्ट रॉ मतलब क्या? रॉ डीएनए सीक्वेंस? हाँ, वी कैन एक्सट्रैक्ट रॉ डीएनए सीक्वेंस। यस, दैट्स पॉसिबल। ऐसे लोगों ने बहुत सारे कमेंट दिए हैं, एक्सपर्ट कमेंट जिनके। और दूसरा एक सवाल है इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो मेथोडोलॉजी इन लोगों ने यूज किया है उसका प्रिसिशन लेवल क्या है, मतलब आर दे रियली द बेस्ट वंस? उस समय तो बेस्ट वन ही थी, यस, जो जिस समय इन लोगों ने यूज किया था। अच्छा जी, तो मतलब दोनों रिपोर्ट में काफी गड़बड़ है, एंड देयर इज नो रीजन टू एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम। सीएफएसएल कलकत्ता में गड़बड़ है, मतलब क्योंकि वो रिपोर्ट कंक्लूसिव है। वही अवेलेबल भी थी उन लोगों के लिए, बट उस अवेलेबिलिटी में समहाउ पता नहीं कहां से ये लोग ये चीजें मिस कर गए, जो कि बहुत आसान चीज थी। तो एक फाइनल कंक्लूजन प्रोफेसर साहब जो आपने हमको दिया वो क्या है आपके हिसाब से, जो आपने रीडिंग करी है इन रिपोर्ट्स की? व्हाट इज अ फाइनल कंक्लूजन? मतलब पब्लिक डोमेन में कंक्लूजन ये है कि सीडीएफडी हैदरा की रिपोर्ट इनकंक्लूसिव है, सीएफएसएल कलकत्ता की रिपोर्ट क्लियर है कि वो आदित्य मम्मी पापा सुभाष बोस नहीं था। नहीं, अगर फाइनली यही है कि अब अगर कोई भी पार्ट बचा हुआ हो गुमनामी बाबा का, तो द टेस्ट शुड बी डन अगेन। बट उससे पहले वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस रिपोर्ट। ये हम रिलाई नहीं कर सकते। ये टेस्ट रिलायबल है कि नहीं है? नहीं, इस रिपोर्ट पे तो कुछ भी नहीं है। इस रिपोर्ट को हम लोग ना पॉजिटिव मान सकते हैं ना निगेटिव मान सकते हैं। एक और सवाल था, वो थोड़ा चंद्रचूड़ may not like it but I keep asking everywhere, ऐसी कोई साइंस में टेक्नोलॉजी है कि मतलब भारत में कभी रही हो कि डीएनए टेस्ट करने से 6 महीने पहले आपको उसका आउटकम मालूम चल जाए? तो टेस्टिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपको पता चल जाए कि उसका आउटकम क्या है, और वो आप छपवा दें किसी अखबार के अंदर भी उस चीज को। ये ऐसी कोई साइंस है कोई? इस तरीके का लाइक्लीहुड है, मतलब भाई फ्लिप द कॉइन, उसमें 50% चांस है कि आप सही हो, 50% गलत हो। अच्छा, वो सिक्का मार के जो करते हैं ये चीज हेड टेल कर दिया होगा कि मैच कर रहा है कि ट्रिंग या मैच नहीं कर रहा, तो वही है ना, दे दो, बस यही है ना, ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो तो कुछ भी हो सकता है। और रिकॉर्ड पर है सर, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, रिकॉर्ड पर है ये। नहीं, लेकिन बट मैं
काफी दुखी हूं इस रिजल्ट को पढ़ने के बाद कि इतने आसान केस को इन लोगों ने उलझा दिया। सॉरी, मतलब इन लोगों ने नहीं उलझा दिया, लेकिन पता नहीं क्या सर्कमस्टेंसेस आई जिसकी वजह से ये उलझ गया, नहीं तो बहुत इजी था इसको सॉल्व करना। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अनुज। हाँ ये था आनंदबाजार पत्रिका में जो रिपोर्ट 6 महीने पहले निकल गया था कि ये कमेंट हाईलाइट हटा दो। ये मुझे हटाना आता नहीं, कैसे हटाऊं उसको? उसको डबल फिर से क्लिक करने से हट जाएगा वो। अच्छा, ये जो है सो इट्स अ बंगाली रिपोर्ट। ये रिपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया में इनको बुलाया गया था, वहां पे उन्होंने एडमिट किया कि हमको स्कूप मिला था लैब से। ये जो पार्ट है, ये जो पैराग्राफ है जहां पे मेरा कर्सर है, इट सेज के डीएनए टेस्ट में कोई मैच नहीं हुआ है। And that is before the submission of DNA report, right? That is before the CFSL gave its report. Even they started. रिपोर्ट कंप्लीट हुई आपकी ये जून 2004 में, ये दिसंबर 2003 का रिपोर्ट है। और बाद में जाके इन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में दावा किया कि हमको लैब से स्कूप मिला था। ये उनकी लीगल काउंसिल ने, लीगल हेड ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। सब रिकॉर्ड पे सर, कोई चीज ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। क्योंकि मुखर्जी कमीशन ने इनके ऊपर केस कर दिया था कि आप लोगों ने जो सीक्रेट, क्योंकि पूरी रिपोर्ट सीक्रेट थी ये सारी की सारी, कि अंदर की बात आपको कैसे मालूम चल गई। तो उन्होंने जाकर के उसमें जाकर के प्रेस काउंसिल में जाके ये स्टेटमेंट दिया कि हमें लैब से स्कूप मिला है। तो आपको रिपोर्ट बनने से पहले स्कूप कैसे शुरू ही नहीं हुआ, उसके ऊपर स्कूप मिल गया उसको। तो ये तो टाइम ट्रेवल है या फिर वो सिक्का उठा के किसी पर, ये तो उन्हें कैसे मालूम पड़ा? 6 महीने पहले डीएनए टेस्ट जून 2004 में हो रहा है, ये भाई को 2003 दिसंबर में कैसे मिल गया? ये तो बंगाल की जनता उससे पूछे ना। सारे माशाल्लाह लोग जिंदा बैठे हुए देश में, क्यों नहीं पूछते हैं सवाल उनसे कि कौन सी साइंस है? नेताजी के परिवार क्यों नहीं पूछता है कौन सी साइंस है कि टेस्टिंग करने से 6 महीने पहले आपको रिजल्ट मालूम चल रहे हैं, ये गड़बड़ आ रही है, वो गड़बड़ आ रही है? इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। नहीं, डे वन से अगर ये हम देखें ना, ये जो सारे टेस्ट किए गए हैं और दोनों लैब के बीच कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, दोनों लैब कोई 5 तो टीथ लेके कर रहा है, कोई 2 टीथ लेके कर रहा है। मतलब क्या, कौन सा प्रोटोकॉल क्यों यूज किया गया? क्यों उन्होंने 2 टीथ लिया? एक ले सकते थे, 3 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, और सेम पर्सन का है कि नहीं ये कैसे पता किए? फिर उसके बाद उसमें लिख रहे हैं कि वो पर्सन शॉर्ट स्टैचर्ड का था। कैसे था? दांत को देख के आप बता सकते हैं क्या कि पर्सन की हाइट कितनी थी? ये फैंटास्टिक। चलिए, बाकी हम लोगों ने आपका रिपोर्ट थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोगों ने उसके 4-5 पॉइंट बना के अपनी आने वाली किताब में डाल दिए। तो क्योंकि पूरा तो लिख नहीं पाएंगे, बहुत लंबा हो गया था, फिर वो पूरा साइंटिफिक था करके, बट कंक्लूजन हमने आपका जो है लिख दिया उसमें करके। तो जो लोग पूछ रहे थे हमसे कि हमारे नए किताब में नया क्या है, हमारे नए किताब में ये भी नया है जो प्रोफेसर चौबे ने एनालिसिस किया है और उन्होंने जो शेयर किया है हमारे साथ, इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज सीएफएसएल का जो फाइंडिंग्स है, सीडीएफडी के जो फाइंडिंग्स है, उनका रिपोर्ट और क्या अहमियत है उनकी लीगल, फॉरेंसिक और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूरा ठोस सबूत के साथ हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम कॉनंड्रम में भी नहीं कर पाए थे। कॉनंड्रम में जो हम लिखे थे दैट वाज नॉट फुल्ली कंप्लीट, तो वह तो हम बाद में अपग्रेड करेंगे, बट इन द न्यू बुक दिस इज वन ऑफ द न्यू थिंग्स, मेजर फाइंडिंग्स दैट वी हैव एडेड। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सीरियस सवाल उठा रहा है हमारे सिस्टम पे, जो भी हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है फोरेंसिक्स के ऊपर। यहाँ तो मान लीजिए यहाँ किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा, किसी को फांसी की सजा नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ किसी को जेल भेजा जाएगा, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, किसी को फांसी होगी या कोई बच जाएगा। तो अगर इस तरीके के टेस्ट होते रहे और इस तरीके से मिसहैंडलिंग होती रही तो ये बहुत ही दुखद बात है। और एज ए साइंटिस्ट, और जो डीएनए की जो मतलब डीएनए टेस्टिंग को लेकर के जो हम सुनते हैं कि वो बिल्कुल फाइनल अल्टीमेट साइंटिफिक प्रूफ होता है,
उसके अंदर भी लोगों का विश्वास खत्म होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि आप बोलो रिसेंटली दिल्ली की FSL लैब में ये हुआ था, गड़बड़ हुआ, सीबीआई ने उनको पकड़ा, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया कि वो रिपोर्टें चेंज कर रहे थे, और उसमें भी वही प्रॉब्लम आई थी कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोफेरोग्राम का मिसिंग होना बाय इटसेल्फ इज अ वेरी सीरियस चार्ज। एज नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल केस होता, कुछ छोटे मोटे एरे का, नथु खैरे का केस होता, तो ये डायरेक्टर साहब अरेस्ट होते। इलेक्ट्रोफेरोग्राम का अवेलेबल ना होना अपने आप में बहुत बड़ा दफड़े, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये केस सीबीआई के हाथ में हो, मान लिया जाए कि कोई मेहरबान हो जाए हमारे पे नरेंद्र मोदी, और ये केस सीबीआई को आप पकड़ा दें, तो ये लोग इलेक्ट्रोफेरोग्राम के चक्कर में मारे जाएंगे। एटलीस्ट जो है गवर्नमेंट को एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए या एक ऐसा लीगल सिस्टम खड़ा करना चाहिए जो इन टेस्ट्स को क्रॉस चेक कर सके, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, हो गया। दैट्स ग्रेट। आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा डिस्कशन करने में, और होपफुली विल डिस्कस मोर इन फ्यूचर। यस, लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन वो आज नहीं करेंगे, कभी बाद में, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं आज, तो मैंने कहा अभी आपको 1 घंटा लेके आज नहीं करेंगे। अगली बार लोगों के सवाल हम लोग नोट कर लेंगे, सवाल ही उठा करके सीधा आंसर कर लेंगे जी। हाँ, फिर बाद में करके फिर उसका आपको देखेंगे बाद में। अगर किसी भाई को अगर डाउट हो तो बाद में भी इसको निपट सकते हैं। ठीक ठीक ठीक।